हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटम क्लासेज। दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 18 दृष्टि पब्लिकेशन का देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हमने अच्छे से डिटेल वाइज यानी फैक्ट से समझ सकते हो 17 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। आपने भी किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे और आपको मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से फ़ायदा हो रहा होगा इन सभी से और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो देखो, अब देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन से इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं जीएस के। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो सभी के बीच। अब देखो, पहला क्वेश्चन कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये कथन किसने कहा था? ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। ये किसके द्वारा कथन कहा गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है कि अगर मुसलमानों को हम खुश रख सकते हैं भारत में, यदि हमारी वजह से मुसलमान भारत में खुश और संतुष्ट होते हैं तो समझ लेना भारत में जो ब्रिटिश शक्ति है वो कायम रहेगी। ये कथन किसने कहा था? तो देखो, इस कथन को कहा गया था डब्ल्यू हंटर के द्वारा। और इन्होंने ये जो कथन कहा था, इनकी पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान्स, उसमें कहा था। अपनी पुस्तक थी डब्ल्यू हंटर की द इंडियन मुसलमान्स, उसमें कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति कायम रहेगी। ठीक है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन ये है कि बर्फ़ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, बर्फ़ की तुलना में द्रव जल जो है अधिक सघन होता है, इसका कारण पूछा है। तो इसमें देखो ऑप्शन है संयोजक बंध, वांडरवाल्स बल्ब, वांडरवाल बल, पृष्ठ तनाव या हाइड्रोजन आबंध। ये कौन सा कारण हो सकता है इन चारों में से बर्फ़ की तुलना में द्रव जो जल है वो अधिक सघन होने का? बताइए। तो देखो, इसका सही जवाब होगा, आपको बता दूं कौन सा होगा, हाइड्रोजन आबंध। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन आबंध की वजह से बर्फ की तुलना में जो द्रव जल होता है वो अधिक सघन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लेना। बर्फ में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है जिसकी वजह से जो द्रव जल होता है बर्फ की तुलना में अधिक सघन होता है। ठीक है, याद रखना। और देखो, इसी की वजह से देखा जाए तो इसके बर्फ़ के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो अधिक हो जाता है और इसी वजह से बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कारण होता है। देखो, आपने देखा होगा जब पेप्सी की बोतल कांच वाली जो आती है उसमें आप द्रव रूप में देखते होंगे और वो जब जम जाती है तो जमने के बाद वो बोतलें टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जल को जमने पर यानी बर्फ़ बन जाती है तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, द्रव होने पर आयतन कम हो जाता है और बर्फ़ का जो घनत्व है उसी हिसाब से समझ लेना कम हो जाता है। लेकिन पानी का जो द्रव जल होता है उसका घनत्व बर्फ़ से अधिक होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। हाइड्रोजन आबंध की वजह से बर्फ़ की तुलना में जो द्रव जल होता है वो अधिक सघन होता है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही हैं? एस्पिरिन, कपास, शहद या क्लोरोमाइटेसिन। ये एक साइड में देखो दर्द निवारक, सेलुलोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, टाइफाइड नासी। तो इसमें आपको ये देखना है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखो, तो अब इसे करने की कोशिश करते हैं। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन, तो देखो एस्पिरिन का जो मिलान दिया हुआ है दर्द निवारक, तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। एस्पिरिन जो है एक दर्द निवारक है। इसके अलावा कपास देखो, कपास एक सेलुलोज है। क्या है कपास? एक सेलुलोज है, ये बिल्कुल ठीक है। और कपास के बारे में बता दूं, कपास के रेशे जो होते हैं सेलुलोज के शुद्धतम रूप होते हैं जो प्रकृति का सबसे प्रचुर बहुलक होता है। याद रखना, सबसे प्रचुर बहुलक कौन सा होता है? कपास के जो रेशे होते हैं वो सेलुलोज के सबसे शुद्धतम रूप होते हैं, याद रखना। अब ये देखो शहद, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये भी मिलान ठीक है। शहद जो है ग्लूकोज, शहद में देखा जाए तो तकरीबन 40% के आसपास तो फ्रक्टोज पाया जाता है और तकरीबन 30% इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। याद रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलने से ये शहद ही बनता है, इसी में पाए जाते हैं ये दोनों। ठीक है, शहद मुख्य रूप से फ्रक्टोज और ग्लूकोज की शर्करा होता है, याद रखना। और ये देखो क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाशी होता है, ये भी मिलान इसमें ठीक है। क्लोरोमाइसेटिन एक टाइफाइड नाशी होता है। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसके नाम में ही देख लो, टाइफाइड नाशी है तो टाइफाइड के उपचार में, यानी टाइफाइड अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज में क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हो ये चारों ही मिलान सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी।
नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2022-23 में भारत को सर्वाधिक आय निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से प्राप्त हुई है। यानी 2022-23 में भारत के द्वारा कौन सा ऐसा निर्यात है जो किया गया जिससे भारत को सबसे अधिक आय प्राप्त हुई है। इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात, पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात, जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात, या ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का निर्यात। तो बताओ इन चारों में से किसके निर्यात करने से भारत को सर्वाधिक आय की प्राप्ति हुई है, बताइए। देखो इन चारों में देखा जाए तो सबसे अधिक इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात करने से भारत को सबसे अधिक उत्पाद की उसकी आय की प्राप्ति हुई है। और देखो इसके बारे में बताऊं आपको कि इससे काफ़ी निर्यात हुआ, निर्यात मूल्यों के बारे में बात करें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय निर्यात में इंजीनियरिंग गुड्स जो है। इसके बाद पेट्रोलियम का देखो भारत काफ़ी निर्यात भी करता है, यानी समझ सकते हो जो दुनिया के सबसे पेट्रोलियम कच्चे तेल के आयातक देश हैं उसमें से भारत एक है और इसका निर्यात भी काफ़ी करता है भारत। जेम्स एंड ज्वेलरी का भी निर्यात करता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का भी करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें एक साइड में देख लो ये पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में ये देखना है उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। अब ये देखो अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है अचार में। ठीक है, ये हो जाएगा एक का हो जाएगा 3 एसिटिक अम्ल। एक दो पदार्थ और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि एसिटिक और किस में पाया जाता है। अब चलो ये बता दो पहले कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में काफ़ी पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ मैं कितनों को पता है। तो देखो अचार में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा पाया जाता है, देखो खट्टा दूध हो या मीठा दूध हो समझ लेना दूध में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाएगा। और दूध से कोई भी पदार्थ बनेगा उन सभी में दूध, दही, छाछ वगैरह जो कुछ भी होती हैं सभी में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। और सेब में कौन सा पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। देखो बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 और चींटी के लाल चींटी के जो डंक में देखा जाए तो वो पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा 1। तो 3, 2, 4, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होते हैं, ये डेली होते हैं। और देखो सभी के भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो घंटी वाला बटन भी दबा दो जिससे कि ये दोपहर के 2 बजे के करीब क्लास 2 बजे ही होती है डेली, और जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। 50 क्वेश्चन डेली करोगे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी जब तक एग्जाम होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने से तकरीबन 200-250 फैक्ट हो जाते हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो अब 1 महीना देख लो, 30 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ कर लो, आप पाओगे कि तकरीबन पहले से 30-40% अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। अब देखो एक साइड में विधानसभा के अध्यक्ष हैं और एक साइड में राज्यों के नाम है। वासुदेव देवनानी, ये विधानसभा किस राज्य की विधानसभा में अध्यक्ष हैं, वासुदेव देवनानी। देखो ये राजस्थान में है, इसका मिलान करना है आपको कहाँ पर है ये राजस्थान में। तो एक का हो जाएगा 2, एक सेकंड, एक का हो जाएगा 2। नरेंद्र सिंह तोमर ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर और इसका 1 हो जाएगा। और सी देखो जी प्रसाद कुमार, ये जी प्रसाद कुमार तेलंगाना में, इसका हो जाएगा 3। और रमन सिंह ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 तो ऑप्शन डी होगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा इनमें से जो 4 दिए हुए हैं कौन सा उत्तरदायी नहीं है। देखो सबसे अधिक तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है सबसे अधिक, कार्बन डाई, इसका योगदान है तकरीबन 60 से 65% के करीब, ये अकेली गैस ही जिम्मेदार है। तो देखो इसमें से कौन सी जिम्मेदार नहीं है, मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि काफ़ी हल्की है और ये क्षोभमंडल से काफ़ी ऊपर चली जाती है। हल्की जो गैसें होती हैं वो ऊपर ही पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, आपका हीलियम वगैरह, ये क्षोभमंडल में नहीं पाई जाती हैं। तो समझ सकते हो पाई जाती हैं तो पाई भी जाएंगी तो काफ़ी कम मात्रा में पाई जाएंगी, उसी हिसाब से समझ सकते हो। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें मिलान करना है। एक साइड में संविधान की अनुसूचियों के बारे में और एक साइड में उसमें जो विषय दिए हुए हैं वो। अब देखो पहली है इसमें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में विषय क्या है? तो देखो 9वीं जो अनुसूची है उसमें इसमें मिलान होगा आपका कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। इसमें जो दिया हुआ है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, इसमें 9वीं अनुसूची में, यानी पंचायतों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा 3। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध हैं 10वीं अनुसूची में, बी का हो जाएगा 3। और 11वीं अनुसूची में, एक सेकंड में थोड़ा गलती से बोल गया हूँ, जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, जो पंचायतों से संबंधित है वो तो 11वीं अनुसूची है। ठीक है, पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित। देखो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में, और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं पंचायतों से संबंधित, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कुल 18 विषय हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। 4 3 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें जो कथन दिए हुए हैं उसके बारे में देखना है और फिर ये देखना है कौन सा सही है। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन देख लो कि राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए किसी को भी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ओनली सेना और विद्या संबंधी सम्मान के को छोड़ करके केवल सेना की और विद्या के क्षेत्र में उपाधि प्रदान कर सकता है, बाकी किसी भी क्षेत्र में नहीं। दूसरा है इसमें भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार कर सकता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसके ये दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही हैं दोनों ही। क्या दूसरा देखो, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार कर सकता है। देखो इसमें ये दूसरा गलत है, और गलत क्यों है देखो मैं भी कन्फ्यूजन हो गया अभी थोड़ा। समझो कि जैसे देखो इसमें भारत का कोई नागरिक नहीं, याद रखना भारत का नागरिक इसमें विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद भी स्वीकार नहीं कर सकता है, ये विदेशी होना चाहिए। इस वजह से ये गलत है, क्योंकि जैसे देखा होगा आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है, यानी किसी भी विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन 18 के 3 में दिया हुआ है, जो आर्टिकल 18 का 3 खंड है उसमें दिया हुआ है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इस आर्टिकल के बीच प्रावधान में क्या दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण कर सकता है, और इसको धारण करने से पहले उसे राष्ट्रपति की सहमति यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है विदेशी राज्य की उपाधि के लिए विदेशियों के लिए, ना कि नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए। इस वजह से ये गलत है। और जो पहला है इसमें सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो ये पहला सही है, तो पहला सही है, इसमें दूसरा गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका केवल एक सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। 96वें ऑस्कर पुरस्कार जो 2024 है उसके लिए मलयालम फिल्म में 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। और दूसरा है इसमें जूड एंथनी जोसेफ इल्फ इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं। मलयालम फिल्म है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, कौन सा सही होगा इसमें से? देखो 2023 में मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है, तो पहला सही है इसमें।
और दूसरा इसका जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं बिल्कुल, और इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं 11। चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चौथा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड है, इसके बारे में आपको कथन देखने हैं। देखो, इसके विजेताओं को पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। और दूसरा इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया। बताइए इसमें कौन सा सही है। चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड जो है 2022 के, इसमें देखना है आपको। तो देखो, ये मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसमें ये दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो देखो, पहला इसमें कथन बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है इसमें। और प्रथम स्थान किसको मिला है स्टेट में देखा जाए तो पहला स्थान मिला है इसमें मध्य प्रदेश को, ना कि उत्तर प्रदेश को। दूसरा तमिलनाडु को, ठीक है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है इसमें। और अगर आप नेशनल स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें इसमें, तो पहला स्थान इंदौर को, दूसरा सूरत को मिला। तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश का आगरा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो चौथा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड दिए गए हैं, इसमें नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है। पहला तो इंदौर हो गया सबसे पहले स्थान पर, दूसरे पर सूरत है आपका गुजरात का, तीसरे पर आगरा का है सूरत, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पहले स्थान पर है आगरा। ठीक है, याद रखना। तो इसमें उत्तर प्रदेश को स्थान ये पहला नहीं मिला है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। और पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, दूसरा तमिलनाडु को। ठीक है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान संयुक्त रूप से इसमें स्टेट अवार्ड में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर हैं संयुक्त रूप से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। पहला इसमें अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन है, यानी आर्टिकल जो 43 है उसमें क्या सहकारी सोसाइटियों के बारे में प्रावधान है। देखो, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये भाग 4 में है संविधान के, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, तो उसी में से एक है ये आर्टिकल 43 बी। क्या इसमें सहकारी समितियों का संवर्धन है। इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2011 में 43 बी को, किसके द्वारा। और देखो, एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल जो होते हैं संविधान में, अगर जैसे मान लो ये 43 है, इसके बाद में ये कैपिटल ABCD में से अगर कैपिटल में लिखा हो तो समझ लेना उसे संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर कैपिटल में लिखा हो तो। ठीक है, इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 43वीं संविधान इसको आर्टिकल को। और इसमें सहकारी समितियों से संबंधित ही प्रावधान है, याद रखना, इनके सहकारी समितियों और इनके प्रबंधन से संबंधित। तो पहला तो इसमें सही है। दूसरा देख लो, आर्टिकल जो 48 है इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन है। देखो, आर्टिकल 48 में कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में और उसके विकास के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं अनुच्छेद 49 जो आर्टिकल जो 49 है उसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के बारे में, संरक्षण के बारे में दिया हुआ है। तो देखो, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के बारे में और स्थानों वस्तुओं के बारे संरक्षण के बारे में आर्टिकल 49 में दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये भी। आर्टिकल जो 50 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, देखो ये गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 50 है उसमें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में दिया हुआ है। तो ये किस में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में ये दिया हुआ है आर्टिकल 51 में। ठीक है, आर्टिकल 51 में दिया हुआ है, इसे सही कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सितंबर 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना है। सितंबर 2023 में भारतीय संसद के द्वारा ये पारित है नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से बना है, ये पूछा है। इसमें काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। जो 2024 में एग्जाम होने वाले हैं इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लो, मैं कह रहा हूँ निश्चित पूछा जाएगा। या तो ये इसमें ये पूछेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन है, या ये पूछेंगे कौन सा विधेयक है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है ये। ठीक है, 104वां, 105वां, 106वां या 107वां, बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका सही जवाब बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए।
देखो इसके बारे में बता दूं, ये लोकसभा और विधानसभाओं में देखा जाए तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करेगा। यानी ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना है, इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त होगा। और इसकी प्रक्रिया के बारे में समझो, 20 सितंबर 2023 को इसे राज्यसभा से और 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से और 21 सितंबर 2023 को इसे राज्यसभा से पारित किया गया था। और इस पर 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। अपने राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई विधेयक जो होता है वो अधिनियम बन जाता है। तो समझ लेना, इसमें ये पेश किया गया था, ये जो विधेयक था ये बना था 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और इसमें विधेयक भी पूछा जाता है, तो विधेयक ये 128वां था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी विधेयक पास हो जाएं, याद रखना। इसी वजह से समझ सकते हो विधेयकों की संख्या 128वीं है, लेकिन ये संविधान संशोधन अधिनियम बना है 106वां, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 106वां। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। बताइए। देखो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, और यूटीज में देखा जाए तो सबसे अधिक है दिल्ली का। दिल्ली का तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली का है 11,342 है या कुछ ऐसा ही है, समथिंग है, 11,300 याद कर लो, कम चल जाएगा। लेकिन आपका बिहार का भी बता दूं, बिहार का भी काफ़ी है, 1100 प्लस है बिहार का, ठीक है। उसके बाद ये देखना है इसमें सबसे कम किसका है। तो देखो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, इसका ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का तकरीबन याद आ गया मुझे 1106 जनसंख्या घनत्व है बिहार का, और अरुणाचल प्रदेश का कितना है? मात्र 17 जनसंख्या घनत्व। किसे कहते हैं? देखो एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है, याद रखना। एक वर्ग किलोमीटर में कितने, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, ठीक है, तो वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी कम है, बिहार का देखो काफ़ी ज़्यादा है, 1106। और इसके बाद पश्चिम बंगाल का भी काफ़ी है, पश्चिम बंगाल का भी तकरीबन 1028 के करीब है। उत्तर प्रदेश का कोई बता सकता है? उत्तर प्रदेश का कितना है, बताइए। देखो उत्तर प्रदेश का है 829, और भारत का कितना है जनसंख्या घनत्व? 382, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देखो एक साइड में पंचवर्षीय योजनाओं के नाम है और एक साइड में उनके लक्ष्यों के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले देखो पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या लक्ष्य दिया गया था? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें देखो, ये पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि निश्चित क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये समझ लेना, मैं ही रखूंगा क्वेश्चन को, निश्चित आएगा क्वेश्चन 100%। घोट कर पी जाना, इन्हें अच्छे से समझ लेना, इनका टाइम पीरियड भी, इनके लक्ष्य भी, और इनमें जो मॉडल जो आधारित हैं वो सभी भी अच्छे से समझ लेना है। देखो छोटा सा टॉपिक है, 4-5 बार रिवाइज करोगे अच्छे से याद हो जाएगा। देखो इसमें पहली जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि और सिंचाई को दी गई थी। इसका जो टाइम पीरियड था 1951 से 1956 तक था, ठीक है। ये पहली जो पंचवर्षीय योजना है, याद रखना, ये मॉडल भी पूछा जाता है इसमें, एक हेरल्ड डोमर मॉडल था, उस पर आधारित थी। और देखो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भांखड़ा नागल जो परियोजना है, या दामोदर हीराकुंड बहुउद्देशीय जो परियोजना है, वो सभी बनी थी, ठीक है। तो इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं सिंचाई को। तो देखो कृषि समृद्धि दी हुई है इसमें, एक का हो जाएगा 3। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम इस पहली को समाप्त होने के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया, यानी 1956 से 1961 तक। और इसमें जोर दिया गया था औद्योगिक विकास पर। किसमें? औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो देखो इसका सही मिलान होगा तीव्र औद्योगिकरण पर, बी का हो जाएगा 4। और दूसरी भी पूछी जाती है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये, याद रखना। और देखो उसमें उड़ीसा में राउरकेला जो है स्टील प्लांट जो है, राउरकेला स्टील प्लांट है उसमें उड़ीसा में। इसके अलावा आपका भिलाई में छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये सभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बने थे, याद रखना। देखो राउरकेला में तो सहयोग किया था जर्मनी ने, भिलाई में रूस ने किया था, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन ने किया था। इन सभी को ऐसे भी याद रखना। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना,
तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1961 से 66 तक चली थी, ये लगातार चली थी तीनों पंचवर्षीय योजना, और इसमें आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो देखो इसमें तीसरी का हो जाएगा ऑप्शन सी का एक हो जाएगा, इसमें आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक पर जोर दिया गया था, इसमें इसका एक हो जाएगा। चौथी है इसमें चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है, ये देखो तीसरी को समाप्त होने के बाद योजना अवकाश आया था, प्लान हॉलीडे भी कह सकते हो उसे, 1966 से लेकर के 69 तक, और इसमें कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो ये 3 वर्ष तक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू नहीं हुई थी, इसमें 1 वर्षीय योजना चलाई गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। फिर उसके बाद 1969 से लेकर के 74 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, और इसमें स्थायित्व के साथ देखा जाए तो जो विकास एवं आत्मनिर्भरता है उस पर जोर दिया गया था, यानी इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी का हो जाएगा 2, डी का 2 मिलान होगा इसमें स्थिरता के साथ वृद्धि पर, तो इसका 2 हो जाएगा। मिलान कौन सा देखना है अब इसमें 3 4 1 2, इसका ऑप्शन देख लो 3 4 1 2, इसे अच्छे से समझना, पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से घोट करके पी जाना। देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना भी याद कर लेना, पूछी जाती है काफ़ी 5वीं में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, और जो छठी है वो भी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, उसमें रोजगार सृजन को भी जोर दिया गया था। ठीक है, और देखो 8वीं और बता रहा हूँ मैं आपको, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो भी पूछी जाती है, मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया था उसमें। ठीक है, वैसे सभी को आप याद कर लेना, मैं तो इतना ही कहूँगा आप सभी से। और कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी, 2017 में इनको समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16, भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI IW के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या मंत्रालय जारी करता है। दोबारा समझ लो, भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, कौन सा मंत्रालय है। भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन सा सही जवाब होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के श्रम ब्यूरो कार्यालय द्वारा भारत में औद्योगिक आंकड़े जारी करता है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े, याद रखना। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। महान्यायवादी के देखो इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 76 में। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका उल्लेख आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना, इसी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, और ये भारत का कह सकते हो वकील यही होता है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इसमें देखो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है क्या। देखो पहला देखो इसमें कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। देखो इतना सही है, इसमें आधा सही है आधा गलत है। ये समझो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो बन सकता है व्यक्ति उसको तो महान्यायवादी बना सकता है, ना कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगर किसी के पास ये योग्यता है कि वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है तो उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी नहीं बना सकता है, उसके पास योग्यता होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, तभी वो अटॉर्नी जनरल बनेगा। ठीक है, ये इस वजह से गलत है। दूसरा देखते हैं इसमें, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो देखो ये दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है। ये देखो आपको महान्यायवादी के बारे में 2-3 पॉइंट बता दूं, अच्छे से समझ लेना। ये भारत का पहला तो विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो होता है भारत सरकार को वैधानिक सलाह देना होता है, और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। और देखो इसका जो वेतन है उसको रिटेनर कहा जाता है। पूछा जाता है महान्यायवादी को जो वेतन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, रिटेनर, और राष्ट्रपति द्वारा ही इसका वेतन निर्धारित किया जाता है। और इसकी योग्यताएं जो होती हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती हैं, और इसका पद जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके समान
ही होता है, लेकिन एक प्रावधान ऐसा है कि उसमें उससे अधिक शक्ति होती है इसके पास, जो आर्टिकल 88 में दिया हुआ है कि महान्यायवादी किसी भी वक्त न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा में जा कर के बैठ सकता है, बहस भी कर सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है। ये भी पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक शक्ति है जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उससे अधिक शक्ति इसको दी हुई है कि आर्टिकल 88 में है ये प्रावधान कि महान्यायवादी किसी भी वक्त न्यायालय में, लोकसभा में और राज्यसभा में जाकर के बैठ सकता है, बहस भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, याद रखना, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ समझाया मैंने महान्यायवादी के बारे में, समझ गए होंगे। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही का पद धारण करता है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो, राज्य जिनमें 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वो देखना है इसमें। यानी महिला जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम किस राज्य में है और न्यूनतम किस राज्य में? केरल, बिहार, केरल, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान या मिजोरम और उत्तर प्रदेश? बताइए किस में महिला साक्षरता अधिक है और न्यूनतम किस में है? देखो, एक तो कॉमन क्वेश्चन है इसमें कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? केरल है। जब उसमें देखा जाए तो पुरुषों की भी सबसे अधिक है साक्षरता दर और महिलाओं की भी है, तो केरल तो होगा ही निश्चित। और सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। तो बिहार की है। देखो, पुरुषों में अंतर हो सकता है, लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर कम हो तो 99% केसों में ये निश्चित हो जाता है कि उसकी महिलाओं की साक्षरता दर कम ही होगी, ठीक है। तो समझ लेना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल की सबसे अधिक है महिलाओं की साक्षरता दर और बिहार की केरल की सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरणीय कुजनेस वक्र जो उल्टे यू आकार का होता है, इसके मध्य संबंध दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कुजनेस वक्र जो यू आकार का होता है, उल्टे यू आकार का, किसके मध्य संबंध दर्शाता है? पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य, पर्यावरण क्षति एवं सतत विकास सूचकांक के मध्य, कर राजस्व प्राप्ति एवं पर्यावरणीय क्षति के मध्य, या मानव विकास सूचकांक एवं पर्यावरण क्षति के मध्य? बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसमें। देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य। पर्यावरणीय निम्नीकरण कह सकते हो इसको, और प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है उसके मध्य ये संबंध दर्शाता है, जो कुजनेस वक्र होता है, यानी इसी को उल्टा यू आकार का वक्र कहा जाता है। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? देखो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी ही रिक्त हो, यानी भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संसद का वरिष्ठतम सदस्य? बताइए। तो देखो, इसका सही जवाब है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अधिकतर को पता ही होगा, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? सबसे अधिक किस राज्य में है भौगोलिक क्षेत्रफल? किस राज्य में है वनाच्छादित? त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मिजोरम? बताइए, इन चारों में बताना है। तो देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम में इन चारों में देखा जाए तो सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। और देखो, प्रतिशत के हिसाब से इन चारों में बात करें तो प्रतिशत में देखो, इससे अलग तो सबसे अधिक जो प्रतिशत में जो वनाच्छादित क्षेत्र है वो लक्षद्वीप में है, तकरीबन 90% प्लस ही पाया जाता है उसमें। उसके बाद मिजोरम में भी काफ़ी है, मिजोरम में तकरीबन 84-85% के आसपास है वन का जो क्षेत्र है, ठीक है। और ये नागालैंड में भी काफ़ी है, इसमें भी तकरीबन कितना बताऊं, इसमें भी काफ़ी है, कुल मिला के ये देख लेना आप। और देखो, अंडमान निकोबार में भी काफ़ी है, इसमें भी 80+ ही है,
80-82 के करीब है इसमें। अरुणाचल प्रदेश, ये भी काफ़ी वनाच्छादित क्षेत्रफल है, इसमें 80 के आसपास ही है। और देखो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वन जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही राज्य है तो उस हिसाब से समझ सकते हो। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, ये सभी वनाच्छादित क्षेत्रफल के लिए काफ़ी फेमस हैं भारत में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम पाए जाते हैं वन। ठीक है, सबसे कम लद्दाख में भी कम पाए जाते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से राज्यों समान सीटों प्राप्त, निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, यानी ये कैसे होगा, देखो निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं, ये कर लेना। ठीक है, ये एंड में आएगा। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं, ये है इसमें। देखो गुजरात एवं राजस्थान में क्या दोनों में समान सीटें लोकसभा में प्राप्त हैं? असम एवं पंजाब में, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में? किस में? 2 राज्य ऐसे बताने हैं आपको जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या समान है। चलो देखो करने की कोशिश करें। गुजरात में कितनी है लोकसभा की सीटें? देखो गुजरात में है 26। राजस्थान में कितनी है? कोई बता सकता है राजस्थान में कितनी है? बताइए राजस्थान में कितनी है। और देखो असम में बता दूं, असम में तकरीबन 14, और पंजाब में 13 हैं। ठीक है, राजस्थान में यह आपको बताना है पहले। आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी हैं। देखो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 हैं, पहले कितनी थी? 42, पहले 42 थी, 17 सीटें चली गई तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना बन गया आंध्र प्रदेश से, पहले 42 थी, अब वर्तमान में 25 हैं। और आपका मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में भी 25 हैं। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। और राजस्थान में कितनी है? नहीं, मध्य प्रदेश में कितनी है? एक सेकंड, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है थोड़ी, 29 है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में, एक सेकंड, मध्य प्रदेश में तो 29 हैं। ठीक है, राजस्थान में 25 हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में 25-25 हैं लोकसभा में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम क्या 2010 का है? बताइए। देखो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है ये 2010 का ही है, बिल्कुल ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम ये भी 5 का ही है, 2005 का है। आपदा प्रबंधन अधिनियम ये 2006 का है क्या? देखो ये गलत दिया हुआ है इसमें। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये 2005 का ही है। ठीक है, ये भी 2005 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम ये दोनों 2005 के हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का है, और ये कंपनी जो अधिनियम है ये भी 2013 का है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? 2023 में वर्तमान में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। ठीक है, तो बताओ इसमें भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है 2023 में? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ONGC, ऑयल इंडिया या रेल विकास निगम, कौन सी है भारत में जो 2023 में भारत सरकार द्वारा कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ONGC। किसको? ONGC होगा क्या? नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड होगा इसका, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको महारत्न का दर्जा दिया गया और 13वीं महारत्न बनी थी ये। 12वीं थी REC, 12वीं कौन सी थी? REC, 14वीं आपको बताना है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 से 26 हेतु रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र द्वारा क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 से 26 के बारे में देखना है कि कौन से कथन हैं जो सही हैं। देखो, आयोग द्वारा जनसंख्या तथा जनसांख्यिकी निष्पादन को क्रम से 15% तथा 12.5% भारांश दिया गया है। क्या ये सही है? इसमें देखो, हमें इसमें भारांश के बारे में बात करें तो जनसंख्या के बारे में जो भारांश दिया गया है 15वें वित्त आयोग में, इसमें जनसंख्या को 15% दिया गया है, बिल्कुल सही है ये तो।
ठीक है। और ये जनसांख्यिकी निष्पादन के बारे में बात करूं तो इसमें 12.5% ही है। ये पूरा बिल्कुल सही है ये पहला कथन। दूसरा देख लो, इसमें सर्वाधिक वारांश आय अंतर को तथा न्यूनतम वारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया है। सर्वाधिक वारांश किसको? आय अंतर को दिया गया है क्या? तो देखो ये सही है। इसमें इतना आय अंतर को तकरीबन 45% के आसपास है। इसमें 45% याद रखना। और न्यूनतम वारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को दिया गया है। तो देखो कर एवं राजकोषीय प्रयास को दिया गया है, ये भी ठीक है। इसको तकरीबन 2.5% के करीब है। तो ये दोनों कथन सही हैं पहले तो। तीसरा देखो, इसमें क्षेत्रफल तथा वन एवं पारिस्थितिकी को क्रम से 15% एवं 10% वारांश प्रदान किया गया है। क्षेत्रफल को 15%, इतना सही है। पारिस्थितिकी को कितना दिया गया है? तो पारिस्थितिकी के बारे में बताऊं, वन एवं पारिस्थितिकी को भी 10% दिया गया है। तो समझ लो ये तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। इसमें 15वें वित्त आयोग के बारे में है ये क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर के तकरीबन 62 या 62 तक समझ लो, ठीक है। इसके बारे में उल्लेख है, 61 तक ही याद कर लो, काम चल जाएगा, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है, क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? बताइए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र के बारे में किसमें दिया हुआ है? देखो आर्टिकल है 56, उसका खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके यानी अपने हस्ताक्षर के साथ उसको त्यागपत्र सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इस वजह से ये पहला गलत है, याद रखना। दूसरा देखो, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है क्या? बताइए, दूसरे में क्या राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। इसमें आर्टिकल 61 में दिया हुआ है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के अनुसार उसमें जो रीति दी हुई है उसी हिसाब से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें ये तो सही है ना। दूसरा मैंने गलत क्यों कर दिया? इसमें दूसरा तो सही है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका। कौन सा सही पूछा है? केवल 20 सही है इसका। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? 2022-23 में किस देश से भारत को एफडीआई प्राप्त हुआ? मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए और यूएई। बताइए। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत को जो 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की प्राप्ति हुई है वो सबसे अधिक सिंगापुर से हुई है। इसके बाद मॉरिशस का स्थान आता है, फिर यूएसए का। याद रखना सबसे अधिक किससे प्राप्त हुई है? सिंगापुर से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या करता है किसकी? देखो इसमें कथन दिए हुए हैं माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसके बारे में, कि जनसंख्या में जो वृद्धि है तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य, इसमें व्याख्या करता है जनसंख्या की वृद्धि और खाद्यान्न की आपूर्ति के मध्य, ये व्याख्या करता है माल्थस का सिद्धांत। और बी है इसमें जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय के मध्य। तो इसमें बताना है एक और बी दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है, कौन सा सही है इसमें? देखो काफ़ी फेमस है माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है। अगर इसमें देखा जाए तो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, इसमें अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि होती है, समझ सकते हो, ज्यामितीय दर से। जैसे कि मान लो आज है 2 जनसंख्या, तो अगले साल या जब बढ़ती है जनसंख्या तो 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है, 8 से 16 होती है, यानी डबल हो रही है ज्यामितीय रूप में। और जो खाद्यान्न सामग्री है वो अंकगणितीय रूप से, यानी 1 से होगी 2, 2 से होगी 3, 3 से होगी 4, यानी इस क्रम से बढ़ रही है। तो काफ़ी आगे चल करके काफ़ी संकट पैदा होने वाला है इसके अनुसार। तो देखो ये माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है ये व्याख्या करता है जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य, ठीक है, जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य जो संबंध है उसके बारे में ये व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा।
अब देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि राज्यपाल जो है किसी भी विधेयक को, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक है, उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 198, 199, 200 या 202 में? बताइए क्या जवाब होगा। तो देखो, याद रखना, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक को रखता है वो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग रखता है। ठीक है, आर्टिकल 200 में ये प्रावधान दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कमल हासन, वहीदा रहमान, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी। देखो, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, वर्ष 2021 के लिए दिया गया है ये, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की कब से? 1969 से। ये भी पूछी जा सकती है, याद रखना। ठीक है, और ये वहीदा रहमान को दिया गया है। किसको? वहीदा रहमान को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है ये। किसने? जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं उसी में दिया गया है, और ये 8वीं महिला बनी है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। ठीक है, कौन सी? 8वीं महिला बनी है ये। देखो, इन्हें, ये जो वहीदा रहमान है, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखो 52वां भी पूछा जाता है। जैसे ये 53वां तो वहीदा रहमान को मिला दादा साहेब, और 52वां मिला था आशा पारेख को। ठीक है, किसको? आशा पारेख को मिला था दादा साहेब। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाला न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकता है। 65 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है क्या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो देखो, ये पहला बिल्कुल सही है। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, याद रखना। ठीक है, दूसरा देखो, इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। देखो, इतना तो इसमें सही है। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को, ठीक है, और अन्य जो न्यायाधीश हैं वो मुख्य न्यायाधीश को। ये भी गलत है, यानी अन्य न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों सभी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र सौंपेंगे। किसको? राष्ट्रपति को। इस वजह से ये दूसरा कथन गलत है। ठीक है, पहला सही है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो, एक साइड में वनों के नाम दिए हुए हैं और एक साइड में उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में देखना है। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, उष्ण कटिबंधीय वन जो साइलेंट वैली है, केरल का जो क्षेत्र है, मालाबार जो तट है, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तकरीबन 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है उस क्षेत्र में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं केरल में, साइलेंट वैली है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो ए का सही जवाब कहाँ पर होगा? ए का हो जाएगा 4। शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है या फिर लद्दाख जो क्षेत्र है ऊपर हिमालय की तरफ, उस क्षेत्र में पाए जाएंगे शंकु वृक्ष। तो इसका हो जाएगा 2। कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? देखो, कच्छ वनस्पति पाई जाएगी सुंदरबन में। जहाँ पर ये कच्छ वनस्पति पाई जाती है डेल्टाई क्षेत्रों में, या फिर ऐसे समझ सकते हो समुद्री तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे? पतझड़ वन पाए जाते हैं ये राजस्थान में। तो इसका हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 इसका सही जवाब होगा। 4, 2, 1, 3 तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में करना है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में, उनकी नियुक्ति से संबंधित, उनकी सेवा शर्तों और पदावधि से संबंधित ये कथन दिए हुए हैं। जैसे कि देखो, पहला है इसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और एक चयन समिति की इसमें सिफारिश होगी। तो देखो, ये पहला बिल्कुल सही है। और देखो, ये जो चयन समिति बनती है ना, इसका अध्यक्ष बनता है प्रधानमंत्री, याद रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति होती है
उसमें प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ही इसमें अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का जो नेता होता है वो भी होता है इसमें, और प्रधानमंत्री द्वारा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होता है इसमें। ठीक है, तो समझ लेना, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, चयन समिति प्रधानमंत्री, अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में होंगे। क्या ये देखो प्रधानमंत्री होता है, मैंने अभी बताई इसमें चयन समिति में। क्या इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो देखो इसमें मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होते हैं, इस वजह से ये गलत है। इसमें विपक्ष का नेता होता है, इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होता है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से ये दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका, केवल एक सही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो एक साइड में दी हुई है पंचायती राज समितियों के बारे में नाम लिखे हुए हैं, और एक साइड में ये लिखा हुआ है कि ये समिति पंचायतों से संबंधित कब गठित की गई थी। जैसे GV.K. राव समिति है, GV.K. राव जो समिति बनी थी 1985 में बनी थी। कब बनी थी? 1985 में। तो एक का मिलान हो जाएगा 2 से, एक का 2 हो जाएगा। ठीक है, B.R. मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता जो समिति बनी थी, ये 1955 की समिति है, 1957 की, सॉरी कब की है? 1957 की। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? ये बनी थी 1977 में, 1977-78 कुछ भी दिया हो कर देना। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। और संतानम समिति ये 1963 में बनी थी, 1963-64 दोनों मिक्स दिया हो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि एक और उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? मैग्नीज, बोरोन, आयोडीन या जिंक? कौन सा नहीं है इसमें पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए? देखो आपको पता होगा पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः देखा जाए तो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं। जैसे हम उनमें देखते हैं, एक तो होता है आपका आयरन होता है, एक क्लोरीन भी होता है उसमें, कॉपर भी होता है उसमें, जिंक, मैग्नीज वगैरह, और एक और होता है उसका नाम होता है मोलिब्लेडनम होता है, मोलिब्लेडनम। ठीक है, एक बोरॉन होता है और एक निकेल। तो समझ सकते हो ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें मैग्नीज होता है क्या? तो देखो मैग्नीज होता है, बोरोन भी होता है, आयोडीन होता है क्या? और देखो जिंक, आयोडीन भी होता है इसमें। ठीक है, आयोडीन होता है ना, आयोडीन होता है, लेकिन ये जो जिंक दिया हुआ है इसमें जिंक नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं, आयोडीन नहीं होता है, जिंक तो होता है, मैंने अभी बताया तो था, जिंक होता है इसमें। ठीक है, याद रखना इसमें आयोडीन नहीं होता है, जिंक तो होता है इसमें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। देखो बताऊं आपको, अच्छे से समझने की कोशिश करना। आर्टिकल है 127, उसमें दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ कह सकते हो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, उसका प्रावधान है आर्टिकल 127 में। और उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की कोई नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। नहीं है, इसमें तो है ना। देखो दोबारा समझने की कोशिश करो, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें कि उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी, तो देखो ये तो गलत है ना, उच्चतम न्यायालय में नहीं होगा, ये उच्च न्यायालय में होगा। उच्च न्यायालय में एक आर्टिकल है 224, उसमें दिया हुआ है ये इसके बारे में, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। लेकिन ये जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखो ये भी उल्टा दिया हुआ है, इसमें उच्चतम होगा। ये जो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं ये आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग होते हैं, किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, ना कि उच्च न्यायालय में। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, यानी ये गलत दिया हुआ है इस हिसाब से कि ऊपर तो होना चाहिए था उच्च न्यायालय और नीचे उच्चतम न्यायालय, तो सही हो जाते ये दोनों। तो ये दोनों ही गलत हैं कथन। इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही है? ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी सही नहीं है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 37, इसमें मिलान करना है सूची भ्रष्ट का सेकंड से। देखो एक साइड में संस्थाओं के नाम है और एक साइड में उनकी स्थापना वर्ष के बारे में लिखा हुआ है। जैसे सेबी है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? देखो सेबी की स्थापना हुई थी 1992 को, ठीक है, कब हुई थी? 1992 को। तो इसका मिलान हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना कब हुई थी? ये 1964 में हुई थी, इसका एक हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना 1948 में और नाबार्ड की 1982 में। नाबार्ड की एक चीज़ पूछी जाती है, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड की स्थापना? देखो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तो देखो इसका मिलान देख लो, 4 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी मिलान करना है सूची भ्रष्ट का सेकंड से। देखो एक साइड नहीं, मिलान नहीं करना है, सही सुमेलित कौन सा है ये देखना है। देखो एक साइड में हार्मोन लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके काम लिखे हुए हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का बताइए। क्या स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण होता है इससे, यानी स्तन ग्रंथियों में दूध आता है क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही? तो देखो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है महिलाओं के लिए काफ़ी फेमस हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसमें स्तन ग्रंथियों में दूध का निःसरण होता है इसमें, यानी स्तन ग्रंथियों में दूध आता है इसी की वजह से। दूसरा है इसमें मेलाटोनिन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। मेलाटोनिन ये निंद्रा का नियंत्रक होता है, ठीक है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये निंद्रा का नियंत्रण है, निंद्रा पर नियंत्रण करता है। और देखो गैस्ट्रिन, ये भी पूछा जाता है। गैस्ट्रिन जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, इसमें दिया हुआ है रक्तचाप का नियंत्रण करता है क्या ये जो गैस्ट्रिन यानी ये जो हार्मोन होता है आमाशय की कोशिकाओं द्वारा आमाशयी अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। ये किसमें? आमाशय कोशिकाओं में पाया जाता है और आमाशयी अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है ये, ठीक है। तो ये इस वजह से ये गलत है इसका। और इसमें क्या पूछा है? जो सुमेलित हैं वो पूछा है इसमें। तो देखो पहला और दूसरा इसमें सुमेलित है, तीसरा इसमें सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करना है। पहला देखो, भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो बिल्कुल गलत है, 7वां है। यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। तो देखो भारत में विश्व का जो क्षेत्रफल है 2.4% है, तो दूसरा सही है। तीसरा है, समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है क्या? तो देखो ये भी गलत है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कहाँ आता है? देखो भारत का जो विस्तार देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार जो है उसको अपने अच्छे से समझा होगा। तकरीबन 6.5 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री 45 मिनट से देखा जाए उत्तरी अक्षांश से लेकर के तकरीबन 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है ये भारत का जो विस्तार है। और ये पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय विस्तार तक नहीं है। उष्ण कटिबंधीय विस्तार कहाँ तक होगा? 23.5 डिग्री तक होता है उष्ण कटिबंधीय विस्तार, ठीक है। 23.5 डिग्री तक है भारत का जो विस्तार है। उससे ऊपर फिर उपोष्ण लग जाता है। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, 6.5 यानी 6.5 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है, ठीक है। 23.5 डिग्री तक होता है विषुवत रेखा के आसपास से उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों के बारे में। फिर तो उपोष्ण शीतोष्ण समोष्ण ऊपर को चलती है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, फिर दूसरा तो सही है। चौथा देखो, 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो देखो ये भी सही है इसमें। अब इसमें सही देखना है तो देखो 2 और 4 इसमें बिल्कुल सही है, 2 और 4, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कथन है, पहले देखो कथन कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण है सभी एक कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो बताओ इसमें सही कौन सा होगा? क्या दोनों सही हैं? क्या व्याख्या करता है इसमें? देखिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, इतना याद रखना। ये विभंजन यानी
विभंजन को क्या समझ सकते हो, द्विखंडन कह सकते हो इसको, द्वारा ये जनन करता है। तो देखो विभंजन द्वारा जनन करता है, इतना कथन तो सही है इसका बिल्कुल। कारण के बारे में समझो कि सभी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं, लैंगिक नहीं अलैंगिक, अलैंगिक, ठीक है, याद रखना। तो कारण इसमें गलत है और कथन सही है। इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए सही है, परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, एक साइड में कार्यक्रमों के बारे में और एक साइड में उसके आरंभ वर्ष के बारे में लिखा हुआ है। ये देखना है कौन सा सही सुमेलित है। जैसे कि देखो इसमें सबसे पहले कार्यक्रम लिखा हुआ है ड्वाकारा, ड्वाकरा, ड्वाकरा, ठीक है। ड्वाकरा कार्यक्रम क्या 1978 में स्टार्टिंग हुई थी ड्वाकरा कार्यक्रम की? तो देखो ये गलत है, 1982 में हुई थी इसकी स्टार्टिंग ड्वाकरा कार्यक्रम की। और एनआरईपी जो है ये 1980 में शुरू हुआ था, ना कि 1982 में। जेआरवाई कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था, ना कि 1988 में। और ये ट्राइसेम 1979 का कार्यक्रम है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ट्राइसेम कब का कार्यक्रम है? 1979 का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही है बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शीर्ष निर्यातक राज्य रहा है। किस राज्य से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का 2022-23 में सबसे अधिक निर्यात किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? बताइए। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किया गया है। उसके अलावा उसके दूसरे स्थान पर है इसमें उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश भी थोड़ा ही पीछे है इससे, समझ सकते हो। उत्तर प्रदेश से भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का काफ़ी निर्यात हुआ है। आगे देखो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। देखो यह अद्वितीय वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक है जिसने वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम यह एक अद्वितीय पहल है, वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक है जिसने वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। क्या ये सही है? इसमें बताइए। देखो काफ़ी फेमस योजना है मेक इन इंडिया जो योजना है, ये 25 सितंबर 2024 को शुरुआत हुई थी। इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। इसका काफ़ी फेमस उद्देश्य भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। इसको भारत में निवेश को, विदेशी जो कंपनियां हैं उन सभी को, विदेशियों को भारत में आकर्षित करना है। इसके माध्यम से देखा जाए तो निवेश को भारत में काफ़ी सुगम बनाना है और भारतीय क्षेत्र को, कंपनियों को, विदेशियों को प्रोत्साहन दे करके एक विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना काफ़ी फेमस उद्देश्य है इस योजना का। और ये कार्यक्रम जो है अद्वितीय वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक है, याद रखना। और ये पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा देखो, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा है इसकी स्टार्टिंग मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो देखो ये भी सही है। वैसे इसका मेक इन इंडिया जो 2.0 है इसके तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो बिल्कुल सही है ये इसमें। और इसमें देखो जो ये 27 क्षेत्र हैं इसमें से 15 तो विनिर्माण क्षेत्र हैं और 12 सेवा क्षेत्र हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये बिल्कुल सही है इसमें, तो ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और फिर भंडारित कहाँ पर होता है? अग्नाशय में, आमाशय में, पित्त में या यकृत में? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत जो है ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने के बाद भंडारित कर लेता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है यकृत। कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? बताइए। हिमाद्री श्रेणी, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी?
दोस्तों देखो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं डेली। अगर यूजफुल लगती हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो बिना कहे, और शेयर भी किया करो, ठीक है। लाइक शेयर जो कुछ भी, अगर आपकी कोई भी राय हो तो सब कुछ कमेंट बॉक्स में। और देखो आंसर नहीं देते हो आप, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया करो, क्योंकि मैं आपको टाइम तो देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 45, तो 45 लिख के उसके सामने ए लिख दो, बी लिख दो, जो आंसर हो उसी हिसाब से, ठीक है। आंसर भी दिया करो, जिससे कि आपको भी जो सहाय करने में सब पता तो लगे कि आपका सही कौन सा हो रहा है, गलत कौन सा। देखो आपका जो गलत हो जाएगा ना, तो आगे समझ लेना 99% उसकी संभावना है कि आगे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री हिमालय को ही कहते हैं, ठीक है। हिम माने बर्फ, यानी हिमाद्री बर्फ से ढकी रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नवीनतम श्रेणी कौन सी है? हिमालय। और अरावली जो है ये सबसे प्राचीन है विश्व की भी, ठीक है। हिमालय जो है ये भारत की नवीनतम श्रेणियों में गिनी जाती है। और सर्वाधिक प्राचीन में कौन गिनी जाती है? अरावली, जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में बनती हैं? अग्नाशय, यकृत, तिल्ली या मस्तिष्क? देखो साइंस के भी काफ़ी ऐसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से साइंस भी पढ़ना जरूरी है। सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में होते हैं आप सभी के सामने। बताइए लसिका कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में बनती हैं? देखो लसिका कोशिकाएं जो होती हैं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो WBC होती हैं उसी प्रकार की होती हैं ये लसिका कोशिकाएं, ठीक है। और इनका निर्माण किस में होता है? इनका निर्माण होता है प्लीहा में। प्लीहा यानी तिल्ली, इसी में होता है। तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा को ही कहते हैं तिल्ली, ठीक है। और इसके अलावा ये अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि जो है उसमें भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? राजकोषीय प्रबंधन के बारे में देखना है। केंद्रीय जो बजट है 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में कौन सा वाक्य इन चार ये जो दिए हुए हैं सही नहीं है। GSDP का 5.9% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति, यानी इसमें ये प्रावधान दिया हुआ है कि राजकोषीय घाटा जो है उसको 5.9% तक रखने की अनुमति है। क्या ये दिया हुआ है इसमें? बताइए। तो देखो इसमें ये पहला तो गलत है, इसमें ये 5.9% राजकोषीय घाटे की अनुमति नहीं है। तो इसमें कितनी है याद रखना, 3.5% की, इस वजह से गलत है। दूसरा देखो 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय का लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय के अनुमानों में देखा जाए तो कितना है? 45.03 लाख करोड़ रुपए। और ज़्यादा डीपली चलोगे इसमें 45,03,097 करोड़ रुपए अनुमानित हैं इसमें। तो देखो ये बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है, ये सही है इसमें, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तीसरा देखो वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है क्या? 2025-26 तक के जो 23-24 बजट है उसमें अनुमान लगाया गया है, ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाना है। तो देखो ये भी ठीक है इसका। और डी देखना है इसमें, राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, क्या ये प्रावधान है इसमें? तो देखो राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ये भी सही है इसमें। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यही गलत है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 48, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट? देखो कोरोमंडल ये तो पूर्वी तट को कहा जाता है, जो तमिलनाडु का तट है उसको। कोंकण तट, मालाबार कहा जाता है केरल के तट को। कर्नाटक उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट जो है, ठीक है। कोंकण तट को दक्षिणी भाग, कोंकण तट का ही दक्षिणी भाग है मालाबार तट, ठीक है। कोंकण तट को ही कहा जाता है, जो पश्चिमी क्षेत्र का उत्तरी भाग है, ठीक है। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, तो समझ लेना ये सही जवाब होगा कोंकण तट, इसी को कहा जाता है।
देखो इस क्वेश्चन में मैं अच्छे से तटों के बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ, 1 मिनट लूँगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो जो गुजरात का मैदान या गुजरात का जो तट है ना, उसमें हम जैसे कच्छ और जो काठियावाड़ या फिर सौराष्ट्र का जो तटीय मैदान है उसको शामिल करते हैं गुजरात के तट तट में। उससे फिर नीचे की तरफ आगे की तरफ चलोगे तो कोंकण का मैदान यानी कोंकण का जो तट है वो आता है। ठीक है, एक सेकंड, जैसे देखो ये भारत का मैप सा बना देता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, एक सेकंड, ये नीचे को, अरे जगह कम है, दोबारा बनाता हूँ। ये समझ लो, इतना ही देख लो आप। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपका गुजरात का तट। यहाँ से आप या खम्मत की खाड़ी से नीचे आओगे तो यहाँ तक समझ लो ये कोंकण तट। फिर कोंकण से, कोंकण का जो तट है दमन और महाराष्ट्र से लेकर गोवा के क्षेत्र तक पड़ता है या गोवा तक। ठीक है, फिर उससे नीचे आता है कन्नड़ का तट। ठीक है, कन्नड़ का जो है गोवा से लेकर के मंगलूर तक आता है, और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक पड़ता है आपका मालाबार का तट। ठीक है, यहाँ पर। और ये जो पूर्व की साइड में देखोगे आप तमिलनाडु क्षेत्र में, ये पड़ता है कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल को भी देख सकते हो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी तक देखते हैं हम। इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक के क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी सरकार का तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है इसमें महानदी तक। और महानदी से लेकर के देखा जाए तो जो स्वर्ण रेखा नदी है उसमें हम शामिल करते हैं उड़ीसा के तट को, स्पेशली उसको उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इन तटों के बारे में भी पूछी जाती है क्वेश्चन के बारे में। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 है। अभी एक साइड में ये अभियान है और एक साइड में उनके वर्षों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये सर्व शिक्षा अभियान है, देखो ये सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था इसके बारे में बताऊं। ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 2001 में। कब का है? 2001 का। ठीक है, 3 हो जाएगा। भारत साक्षर अभियान ये 2009 में शुरू हुआ था, इनको घोट करके पी जाना। ठीक है, और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो काफ़ी फेमस है, इसको अच्छे से पढ़ना आप। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये शुरू हुआ था 1987 में, इसका 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1988 का है, इसका जो 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा का अभियान, फिर सर्व शिक्षा दे दी तो उसके बाद साक्षर हो गए, तो इसके बाद ये साक्षर अभियान 2009 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इन चारों में देखा जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, यानी सब कुछ काला काला ही था पहले। फिर उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया 1988 में। उसके बाद फिर सर्व शिक्षा दी गई सभी को, और सभी फिर एंड में साक्षर हो गए। ऐसे याद कर सकते हो, और भी कोई ट्रिक हो तो अपनी बना सकते हो। ठीक है, 3 4 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पहला कथन है इसमें, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश जो है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, बिल्कुल सही है। 2011 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है तकरीबन 19 करोड़ 98 लाख और कुछ है, समथिंग है, इतना ही याद कर लेना। और कारण है इसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र क्रमशः आरोही क्रम में उसके नीचे हैं। देखो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, ना कि आंध्र प्रदेश, तो ये दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम पूछा था क्या? आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम पूछा है इसमें, ना कि मैंने बता दिया इसमें घटता हुआ। तो देखो इन चारों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, तो ये आरोही क्रम इसका सही दिया हुआ है ना। देखो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से कम है महाराष्ट्र में। ठीक है, उससे थोड़ी कम आएगी बिहार में, बिहार के बाद है फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश इसमें। तो देखो ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है इसकी, यानी कैसे व्याख्या कर देगा कि इसमें देखो ये 4-5 राज्यों के बारे में दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश के, तो इससे पूरा संतुष्ट थोड़ी हो जाएगा ये कथन जो है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, ये हमको ही तो पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, लेकिन हमें तो कथन और कारण के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो वैसे ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है इसकी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 18 कंप्लीट होता है जीएस का, आरओ यूपीपीसीएस का। इसके अलावा और भी एग्जाम जिसमें जीएस आती है तो वो भी देख सकते हो निश्चिंत होकर के। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं इसमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो, सभी के बीच लाइक भी कर लो।
कल मिलते हैं फिर 19वें प्रैक्टिस सेट के साथ। और जो नोट्स की जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी, एक क्लास उसकी डाल चुका हूँ मैं, उसकी प्लेलिस्ट में है, उसको भी देखना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जीएस से संबंधित है। उसमें सभी सब्जेक्टों के नोट्स के रूप में, प्रॉपर नोट्स के रूप में होते हैं टॉपिक वाइज, उसी हिसाब से वो आती रहेगी। यानी मेरी कोशिश रहेगी कि सप्ताह में 1 या 2 क्लास करने की, कम से कम 1 तो करूँगा ही मैं उसकी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें होंगी वो भी। और देखो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर 19वें प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बाय।